हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्राज़ील, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है पोल साइंस मेजर का। पेपर का नेम है तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली। बीए प्रोग्राम का हम ये देख रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या रहा था ब्राज़ील का। तो 1500 से 1822 तक जो ब्राज़ील है उसके ऊपर शासन रहा था पुर्तगालिक। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल करते थे, उसी तरीके से ब्राज़ील के ऊपर जो पुर्तगाल था ना, वो लोग रूल करते थे। जिस वजह से जो राजनीतिक और आर्थिक वहाँ पे प्रशासन था ना, उसके ऊपर पूरे तरीके से पुर्तगाल शासन चलता था। 1822 से 1889 के मध्य पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, जिस तरीके से 1947 में इंडिया ने प्राप्त करी थी ब्रिटिश साम्राज्य के, मतलब उसको पराजित करके, उसी तरीके से पुर्तगाल को पराजित करके जो ब्राज़ील था उसने भी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तथा यहाँ से ब्राज़ील में जो है राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। इस काल में ब्राज़ील पर जो राजतंत्र था ना, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ठीक है, यानी कि जब औपनिवेशिक शासन से जो ब्राज़ील है छुटकारा पा लेता है, तो वहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत नहीं होती है, वहाँ पे राजतंत्र की शुरुआत होती है। ठीक है, और 1824 में राजतंत्र के तहत ही ब्राज़ील का जो है वो फर्स्ट संविधान, पहला संविधान पेश किया जाता है। परंतु ये जो संविधान होता है ना, यहाँ पे केंद्रित सत्ता यानी कि जो राजा है ना, उसकी शक्तियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और धीरे धीरे इसी वजह से ना यहाँ पे तानाशाही वाला माहौल बन गया था, क्योंकि जो राजा है ना उसकी शक्तियों को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा था। जो राजा चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, जो आम जनता थी ना, उनका शोषण हो रहा था। ब्राजील का राजतंत्र धीरे धीरे तानाशाही में परिवर्तित हो गया, जिससे परेशान होकर एक सैन्य विद्रोह हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो राजतंत्र है ना, उसकी समाप्ति हो जाती है और ब्राजील जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। अब क्या होता है, जब राजतंत्र लागू हो गया, राजतंत्र से ना लोग परेशान हो गए, क्योंकि जो राजा था ना वो अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा था, जिसकी वजह से आम जनता जो है ना उसका दमन और शोषण हो रहा था। अब जब जनता का दमन और शोषण जहाँ पर होता है, तो जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है। तो यहाँ पे सैन्य विद्रोह हो जाता है। और सैन्य विद्रोह जो है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजतंत्र की जो है वो समाप्ति हो जाती है और जो ब्राजील है ना वो लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। और इसी के साथ वो जो संविधान था, जो कि एक राजा ने लागू किया था, जो फर्स्ट संविधान था ब्राजील का, वो राजतंत्र के साथ ही साथ उसको भी समाप्त कर देते हैं। फिर 1891 में एक नया संविधान जो है वो तैयार किया जाता है। ब्राजील एक संघीय गणराज्य बन जाता है, यहाँ पे संघीय आएगा। ठीक है, संघीय गणराज्य बन जाता है, यानी कि जो ब्राजील की जो प्रशासनिक शक्ति होती है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है मेजरली। और यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति प्रशासन करना शुरू कर देता है। लेकिन जो 1934 है ना, उसमें दोबारा से संविधान बनाया जाता है, क्योंकि जो संविधान 1891 में बनाया गया था ब्राजील को एक संघीय गणतंत्र बनाने के लिए, वहाँ पर भी बहुत सारी चुनौतियाँ फेस करने को मिल जाती हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी जाती हैं। तो इससे परेशान होकर दोबारा से एक और संविधान बनाया जाता है, जो कि 1934 में होता है। देन 1937 में इसको भी बदल देते हैं, 1934 वाले संविधान को, और नया संविधान लागू हो जाता है। और जो संविधान लागू होता है ना, उसके वजह से तानाशाही बढ़ने लगती है। यानी कि अभी तक जो संविधान बना आ रहा था और जिस तरीके से औपनिवेशिक शासन से राजतंत्र की ओर बढ़ा, राजतंत्र से लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर बढ़ा, इतने मतलब 3 बार ही उसमें चेंजेस आ गए प्रशासन में। और उसी के साथ साथ जो 4 बार संविधान भी बदल गया। पहला संविधान बदला जब राजतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र के बाद जब तख्ता पलट हुआ सैन्य विद्रोह के द्वारा, तो दोबारा संविधान बना 1891 में। और उसके बाद 1934 में दोबारा से संविधान बनाया गया, और उसको हटाकर फिर 1937 में एक नया संविधान लागू किया गया। ठीक है, और अभी ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं था कि इसी को अभी तक चलाते आ रहे हैं, उसके बाद भी चेंजेस आते हैं। तो 1946 में नया संविधान लाया गया, यानी कि 1937 वाला भी बदल दिया, तानाशाही क्योंकि बढ़ रही थी। फिर 1946 में एक नया संविधान लाया गया, जो कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने लगा। परंतु 1967 में एक सैन्य विद्रोह फिर से होता है, और उसके तहत दोबारा से एक नए संविधान को लागू करने की बात की जाती है। और 1988 में जो ब्राजील है ना, वो अपना मसौदा संविधान बनाता है।
ठीक है। और ये जो मसौदा संविधान बनता है ना, यही वर्तमान समय तक चला आ रहा है ब्राजील में, यानी कि जो 1988 का जो संविधान बना था वही संविधान अभी तक चला आ रहा है। तो इससे हमने ना बैकग्राउंड देख लिया कि किस तरीके का बैकग्राउंड था ब्राजील का, और साथ ही साथ हमने राजतंत्र को भी देख लिया, राजतंत्र के बाद हमने संविधान को भी देख लिया। अब संविधान जो 1988 वाला जो संविधान है वो आज तक चला आ रहा है ब्राजील में। अब संविधान के अंदर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, किस तरीके से ब्राजील को चलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो संविधान के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, जिस तरीके का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही है ब्राजील का कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया के अकॉर्डिंग लॉज बने हुए हैं, और ब्राजील का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ब्राजील के अकॉर्डिंग लॉ बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके का जो राज्य है वो है ब्राजील। देखो ये है ब्राजील का मैप। ठीक है, ब्राजील जो है वो 26 राज्यों से मिलकर बना है, जहां पर प्रत्येक राज्य जो है ना वो अपना संविधान, विधानसभा और न्यायपालिका, ठीक है, प्रत्येक राज्य के पास अपना संविधान भी है, विधानसभा भी है और न्यायपालिका भी है। यानी कि जैसे एक ये है, ये है, ये जितने भी यहाँ पे अलग अलग टुकड़े से नजर आ रहे हैं ना देश के, ये सब क्या है, ब्राजील के ही राज्य, और प्रत्येक राज्य के पास अपना संविधान, विधानसभा और न्यायपालिका मौजूद है। यहाँ पर क्या है, संघीय गणतंत्र है। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है। ब्राजील के राजनीतिक ढांचे को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी तक हम जितने देशों के बारे में पढ़ते हैं, हर एक देश के अंदर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका काम करती है, जो कि 3 शक्तियां हैं, मतलब 3 अलग अलग निकाय हैं जिनके द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। तो अब हम इन निकायों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधानसभा। तो देखो विधानसभा जो, विधानसभा नहीं, विधायिका। ठीक है, विधायिका क्या होती है, विधायिका जो है ब्राजील की, उसको राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विधायिका के 2 सदन है, जैसे कि भारत में संसद है ना, उसी तरीके से जो ब्राजील है, ब्राजील की जो संसद है उसको राष्ट्र कांग्रेस कहा जाता है। अब इसके भी 2 चैम्बर हैं, जिस तरीके से जो संसद है इंडिया की उसके भी 2 चैम्बर हैं, वैसे ही ब्राजील की जो संसद है उसके भी 2 चैम्बर हैं, एक है सेनेट और दूसरा चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। सबसे पहले हम देखते हैं सेनेट। सेनेट जो है ना, इसका जो शासनकाल होता है वो 8 वर्ष का होता है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो 8 वर्ष के लिए कार्य करते हैं, और इसमें 81 सदस्य शामिल होते हैं। इसको ऊपरी सदन कहा जाता है, और जो इसके सदस्य है ना, इनका जो चुनाव होता है ना, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली द्वारा किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं सेकेंड चैम्बर, जो कि है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। इसको निचला सदन कहा जाता है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 513 होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में, इसमें 4 साल का शासनकाल होता है, और ये चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के जो सदस्य हैं ना वो अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाले नहीं होते, इनको अनुपातिक प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और इनका चुनाव कैसे होता है, सदस्य का चुनाव राज्य के आकार के अनुसार होता है, यानी कि डिपेंड करता है कि कितने बड़े राज्य है, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अब एक राज्य से, यानी कि एक पर्टिकुलर राज्य से कम 8 या ज्यादा से ज्यादा 70 सदस्य आ सकते हैं, यानी कि जो ब्राजील है वो 26 राज्यों से बना है। अब डिपेंड करता है कि एक जो राज्य है ना, पर्टिकुलर एक राज्य 26 में से, उसका कितना बड़ा क्षेत्रफल है, उसका आकार कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा आकार है तो उसमें हो सकता है 70 सदस्य भी चुन लिए जाएं, या फिर अगर छोटा सा राज्य तो हो सकता है उसमें 8 सदस्य भी चुन लिए जाए। तो डिपेंड करता है कि कितना बड़े क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग करके चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज का सिलेक्शन किया जाता है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो कार्य है वो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि जो भी बिल पारित किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाना और उसको लागू करवाना, और लागू हुए हुए जो कानून है ना उसको सही है या गलत है इस चीज का परख करना भी बेसिकली जो है वो कार्यपालिका भी काम होता है, क्योंकि वही देखेगी ना कि लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं या सिर्फ नाम का लॉ बन के रह गया है।
कार्यपालिका का नेतृत्व जो है ना वो राष्ट्रपति करता है, और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, जो कैबिनेट सदस्य होते हैं, वो इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है ना वो अपना कोई भी फैसला लेने से पहले जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि मैं ये जो है फैसला या ये कानून लागू करवा रहा हूँ जनता में, तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये ठीक होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब फ्यूचर प्लान भी बनाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर, किस तरीके का आउटपुट आएगा। तो ये सारी चीजें जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही बैठ के डिस्कस करता है राष्ट्रपति ब्राजील का। अब हम देखते हैं न्यायपालिका। देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो तो सबसे बड़ा अदालत होता है, आप लोगों को पता है, इंडिया में भी सेम काम है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना अन्य न्यायालय भी हैं, ठीक है, ब्राजील के अंदर, जो कि स्तर मतलब अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, लेकिन केंद्र स्तर पर न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। इनका जो कार्य होता है ना वो संविधान में लिखित कानून के अनुसार निष्पक्ष न्याय करना है। यानी कि न्यायपालिका का क्या ही काम होता है, न्यायपालिका का यही काम होता है ना कि वो निष्पक्ष न्याय करे, प्रत्येक के साथ सेम व्यवहार करे। तो वही है ब्राजील की न्यायपालिका का भी काम। अब हम देखते हैं किस तरीके का राष्ट्रपति प्रणाली है। तो देखो राष्ट्रपति जो है वो देश का सर्वोच्च नेता है, ठीक है, ये सरकार का भी जो एक मुख्य मेंबर है, और साथ ही साथ जो देश है उसका भी एक मुख्य मेंबर है। इसका कार्यकाल क्या होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, और कार्यपालिका का ये संचालन करता है। अब मैं आपको एक मेन बात बताती हूँ, जो राष्ट्रपति है ना ब्राजील का, उसके लिए क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज आप हो, आप अभी ब्राजील के जो हो वो राष्ट्रपति हो, आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आपको दोबारा से चुनाव के द्वारा विजय प्राप्त होती है, आप अगेन 4 साल के लिए दोबारा से राष्ट्रपति ब्राजील के बन जाते हो। अब आपने कितने कार्यकाल पूरे करे, 2 कार्यकाल पूरे कर लेना, एक तो आप पहले बन गए, फिर दोबारा से चुनाव हुए, दोबारा जनता ने आपको चुना, फिर से आप बन गए, ठीक है, राष्ट्रपति। अब क्या हुआ, 2 कार्यकाल आपने पूरे कर लिए, अब आप तीसरी बार चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हो। आपको एटलीस्ट एक कार्यकाल का यानी कि 4 साल का बीच में गैप लेना पड़ेगा। मीन्स ब्राजील का राष्ट्रपति लगातार 8 साल तक शासन कर सकता है 2 कार्यकाल के तहत, एक कार्यकाल 4 साल का, दूसरे कार्यकाल 4 साल का, तो लगातार 8 साल तक उसने शासन कर लिया। अब उसको 4 साल का रेस्ट लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है, ये चीज संविधान में लिखी हुई है। अब उसने 4 साल के रेस्ट ले लिया, अब दोबारा से जब चुनाव होंगे ना तो वो सेम राष्ट्रपति जो 8 साल पहले ही शासन कर चुका है वो दोबारा से चुनाव में खड़ा हो सकता है, वो दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है, और हो सके तो उसके बाद भी बन सकता है। मतलब एक राष्ट्रपति पहले 8 साल तक ही शासन करेगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एक राष्ट्रपति एक बार में 8 साल शासन कर सकता है, फिर उसको एटलीस्ट 4 साल का यानी कि एक कार्यकाल का गैप लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है संविधान के अंदर। आई होप आपको यहाँ से चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं चुनाव प्रणाली। तो देखो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बहुमत प्रणाली, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जनता खुद उनको चुनती है, ठीक है, अब वो जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू चुना जाए या फिर जो अनुपातिक प्रणाली होती है उसके प्रति चुना जाए, वो चीज़ डिपेंड करती है कि हम कौन से पोस्ट के लिए पर्सन को नियुक्त कर रहे हैं, बट वहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। बहुमत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, बहुदलीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है पार्टीज के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक या दो पार्टीज ही वहाँ पे चुनाव लड़ सकती है, मतलब अनलिमिटेड पार्टीज हैं, जितनी पार्टीज आएंगी उनको अगर मान्यता मिल जाती है तो वो चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं। और जो राष्ट्रपति है वो सीधा जनता द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब हम देखते हैं संघीय प्रणाली के। अभी हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो ब्राजील है वो एक संघीय गणतंत्र बन गया था, ठीक है, और उसी के बाद इसमें जो है संविधान जो 1988 में बना था, तो तब तक जो है संघीय गणतंत्र पूरी तरीके से ब्राजील बन गया, ठीक है। 1988 में संविधान भी ऐसा बन गया जो कि वर्तमान टाइम तक चला आ रहा है। तो अब वो संघीय प्रणाली है किस टाइप की ये हम देख लेते हैं। तो देखो राष्ट्रपति जो है ना वो सरकार और देश दोनों का प्रमुख है, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली। ब्राजील में 26 राज्य हैं, ये भी हमें पता है, और जो प्रत्येक राज्य है उसकी अपनी सरकार है, ठीक है, अपना संविधान है, अपनी विधानसभा है, अपनी न्यायपालिका, ये भी आपको पता है, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं। अब देखो 3 स्तर पर वहां पे सरकार चलती है। केंद्र स्तर यानी कि जो ब्राजील का जो मेन है केंद्र स्तर पर, ठीक है, वो वाली सरकार हो गई।
राज्य स्तर यानी कि 26 राज्य, 26 राज्यों की अपनी अपनी सरकार है। फिर होती है स्थानीय स्तर पर, यानी कि अगर ब्राजील में 26 राज्य है ना, तो जितने राज्य हैं 26 राज्यों में सपोज एक ही एक राज्य ले ले हम कोई, अब उसके अंदर कितने एरियाज डिवाइडेड है ना, तो वो स्थानीय सरकार हो गई। ठीक है, ऐसे इंडिया में होता है केंद्र सरकार हो गई, जैसे कि अभी बीजेपी की चल रही है। राज्य सरकार हो गई, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको पता होगा वो भी बीजेपी की हो गई है। राज्य सरकार के नीचे न्याय वो नगर पालिका वगैरह आ जाती है, जो कि स्थानीय सरकार हो गई। तो वो डिपेंड करता है हम किसको वोट देके जिता रहे हैं। जरूरी नहीं है जो सरकार केंद्र में है वही सरकार राज्य में हो, या वही सरकार जो है स्थानीय सरकार हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम चूज करते हैं कि हमें किसको प्रशासन में लेके आना है। तो सेम चीज है ब्राजील के अंदर भी, यानी कि प्रत्येक जो स्तर है, केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो, या फिर स्थानीय स्तर हो, ठीक है, तीनों के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग में जो जीत जाता है उसकी सरकार बन जाती है। अब देखो, केंद्र स्तर, राज्य स्तर की जो है ना, पहले हम इन्हीं दो का पढ़ लेते हैं। इनकी जो शक्तियां हैं और इनके जो कार्य हैं, वो संविधान में लिखे हुए हैं कि इसके क्या कार्य होंगे, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के क्या कार्य होंगे, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। लिमिटेशंस भी लिखी हुई हैं, और उसके बाद वो कार्य भी लिखे गए हैं जिसमें दोनों के पास बराबर हक है। जिस तरीके से इंडिया में आता है, इंडिया में भी सेम काम है ना, केंद्र सरकार के अपने अलग राइट्स हैं, उसके बाद उनके क्या कार्य हैं वो भी अलग हैं, और सेम ही राज्य सरकार के पास भी अलग राइट्स है, और उनको जो काम करने हैं उनकी लिस्ट भी अलग है। और साथ ही साथ एक आ जाती है ऐसी सूची जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, जिसके अंदर ये लिखा है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास ये राइट्स हैं और दोनों की ये कार्य हैं। सेम चीज़ है ब्राज़ील में भी। और उसके अलावा जो हमारी स्थानीय सरकार है, उसको तो पता ही होता है कि उसको क्या क्या काम करने हैं, तो इनका काम जो होता है वो तो अलग ही डिवाइडेड होता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ की सामाजिक परिस्थिति क्या है। तो देखो, ब्राजील जो है ना वो एक बहुत अच्छा देश है, ठीक है। वहाँ पर जातिगत भेदभाव या फिर अगर आप देखोगे धार्मिक भेदभाव ना, मतलब बहुत कम ही किया जाता है। बट ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता, किया तो जाता है बट बहुत कम किया जाता है। और अगर आप जातीय तौर पर देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के वहाँ पे जाति पाई जाती हैं। वहाँ पे अमेरिकन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन्स भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वहाँ की जो मूल जाति है, मतलब जो ब्राज़ील के रहने वाले खुद के लोग हैं, जो सालों से बसे आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अगर ब्राज़ील है तो ब्राज़ील की ही जो जनसंख्या होगी वहाँ पाई जाएगी, नहीं। वहाँ पे अफ्रीकन्स भी हैं, वहाँ पे अमेरिकन्स भी हैं, बहुत सारी अलग अलग देश के वहाँ पे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जातीय तौर पर मिश्रण है। अगर हम देखें धार्मिक तौर पर, जो कैथोलिक बहुसंख्यक हैं, कैथोलिक होता है ना, क्रिश्चियन में दो आपको सोसाइटीज देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो कैथोलिक होता है ना, वहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए तो। और इसके अलावा जो अन्य धर्म है ना वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट जो मेन ब्राज़ील का जो धर्म है वो कैथोलिक धर्म है। अब हम देखते हैं आर्थिक विषमताएं, किस तरीके की आर्थिक वहाँ पे परिस्थिति चली आ रही है। तो अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है ना वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आप देखेंगे, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो ब्राज़ील है ना उसका जो इनकम है वो अच्छा खासा है। मतलब बहुत गरीब देश में नहीं आता ब्राज़ील, ना ही बहुत ज़्यादा अमीर देश में आता है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे ना कि पर्टिकुलर कि कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, तो आपको खाई बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। अगर आप औसत निकालते हैं आय का तो वो फिर भी आपको ठीक मिलेगा, बट अगर आप डीपली जाएंगे अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस देखने, तो वहाँ पे अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, और गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है वो यहाँ पे हम कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।